हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप लोग मज़े से होंगे, अच्छे से होंगे। लास्ट क्लास और इस क्लास को लिंक कर दूं। लास्ट वाली क्लास में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेजर करना सीखा था मीन वैल्यू के थ्रू। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने एसी करंट और एसी ईएमएफ जनरेट करने की टेक्निक सीखी कि जब भी हम फ्लक्स में चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब इस चैप्टर का नाम है एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में हमें सर्किट की सारी कैरेक्टरिस्टिक मेजर करनी है, वी आई आर वगैरह। और जब हम वी और आई मेजर करने निकले तो हमें सच का सामना करना पड़ेगा, रियलिटी से सामना करना पड़ा। वो थी करंट और वोल्टेज रैपिडली चेंज हो रहे थे। तो हम कैसे मेजर करें, हम कैसे कहें कि हमारे सर्किट में जी 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है या 0.1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, क्या करें। जब 0.1 करेंगे तब तक तो वो 0.3 हो जाएगी, तो चेंज हो रही है। फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्या है? एवरेज, मीन। जब भी कोई क्वांटिटी वेरी करती है और उस वेरिएबल क्वांटिटी का मीन ले लो, एवरेज ले लो, तो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या करा कि वेरिएबल क्वांटिटी का यहाँ पे है करंट और ईएमएफ, मीन ले लिया। जो हमने मीन लिया था उसके लिए करंट की प्रॉपर्टी यूज की थी फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी तो करंट कहते हैं। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई कि जब भी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, चार्ज का फ्लो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें हाफ साइकिल के मीन से ही सेटिस्फेक्शन करना पड़ा। उसके बाद हमने एक और नई टेक्निक सीखी, हीट एनर्जी के थ्रू मीन वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना। इसमें फायदा यह था कि हीट एनर्जी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। जब भी करंट फ्लो होगी एक रेजिस्टेंस में किसी भी डायरेक्शन से, तो हीट एनर्जी सिर्फ इवॉल्व ही होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसका फायदा हमें मिल गया। हमने इसमें पूरी वन साइकिल में एक एसी करंट ने कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस की वो निकाला और उसके थ्रू हमने ऑल्टरनेटिव ईएमएफ देखा। यहां पे एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं कि अब पूरी वन साइकिल में करंट कैसे निकाले। इससे पहले हमने मीन वैल्यू निकाली थी, लेकिन अब हम करंट की जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो है आई आर एम एस। तीन नाम है, आई वर्चुअल और आई इफेक्टिव। ये रूट मीन स्क्वायर, ये वर्चुअल वैल्यू और ये इफेक्टिव वैल्यू, तीनों एक ही बात है। मैं प्रेफर करूंगा इसको, क्योंकि इसमें मुझे लिखना कम पड़ता है, एक ही लेटर लिखना पड़ता है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 तीन तीन है, तो इसकी वजह से वर्चुअल बट है तीनों सेम। तो अब जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं पूरी वन साइकिल के लिए निकालूंगा ईएमएफ और करंट की वैल्यू। पूरी वन साइकिल, अभी तक हाफ साइकिल की निकाली थी, उसका नाम दिया था मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ करंट और मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये अब तक निकाले थे। अब मैं निकालूंगा पूरी वन साइकिल के लिए। कैसे निकालूंगा मैं पहले रफ में डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपके साथ आऊंगा और फिर प्रॉपर तरीके से लिख दूंगा। तो हम क्या करेंगे, एक ये मान लीजिए सर्किट है, इस सर्किट में हमने एसी सोर्स लगाया और इसमें एसी करंट, एसी सोर्स का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हमने इसमें एसी करंट पास की और जो एसी करंट थी उसने वन साइकिल में कितनी हीट एनर्जी पैदा की वो निकाली। हीट का फॉर्मूला होता है वैसे H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब I कांस्टेंट हो, बट यहाँ पे तो I कांस्टेंट है नहीं, तो इसलिए हमने क्या करा, स्मॉल टाइम ले लिया dt। स्मॉल टाइम dt में dh अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस हुई, I स्क्वायर आर dt, फिर इंटीग्रेट कर दिया। इस समय इंटीग्रेशन पूरी वन साइकिल के लिए, कि आप कैपिटल T देख रहे हैं, पहले वाले में T/2 था, अब T है, तो ये हो गया H1 नाम देता हूं हीट का। I होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और R dt।
इसमें आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, आर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 भी बाहर निकाल लो डी टी। यहां पर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, 0 टू टी 0 टू टी। कॉस थीटा हो या साइन थीटा हो, पूरी वन साइकिल में हमेशा इसकी वैल्यू 0 होती है, याद रखना। वन साइकिल की पहचान क्या है, 0 से t लिखा होगा या 0 टू 2 पाई। पूरा एक रोटेशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, और वन रोटेशन के टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो अगर लिमिट 0 टू t है यानी पूरा एक रोटेशन है, तो या तो cos थीटा हो और sin थीटा, थीटा कुछ भी लिखा हो, ओमेगा टी बाई 2 या 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा, डजंट मैटर, बट cos थीटा हो या sin थीटा वैल्यू 0 आएगी। एक बार मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, फिर बाद में हम रेफरेंस ले लेंगे इसका। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 टू टी, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, 0 टू टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे, 2 ओमेगा बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट t है तो साइन 2 ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी t माइनस साइन 0 ही होता है, t से t कैंसिल हो गया, साइन 360 0, तो 0 माइनस 0 0। तो याद रखना, अब मैं इसको 0 ले लूंगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, 1 का हो जाएगा t, ये आ गई हीट H1, दिस इज 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी इस सर्किट में इसका रेजिस्टेंस है R, जब मैं ऑल्टरनेटिंग इवेंट वेरीफाई किया तो ऑल्टरनेटिंग करंट सेटअप हो गई। इस ऑल्टरनेटिंग करंट को हमने कैपिटल T सेकंड तक फ्लो कराया रेजिस्टेंस में, तो इसने टोटल कितनी हीट एनर्जी पैदा की, इतनी। अब इसी सर्किट में सेम टाइम यानी t सेकंड के लिए हम कांस्टेंट करंट फ्लो करें, इसका नाम है IRMS, तो उसने कितनी हीट पैदा की, H2 I स्क्वायर RT। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा IRMS R और T, ठीक, I स्क्वायर R और T, ये दूसरा फॉर्मूला, इन दोनों को इक्वल कर दो, दोनों हीट इक्वल, H1 इज इक्वल टू H2, तो H1 है I नॉट स्क्वायर RT बाई 2 IRMS स्क्वायर RT, रूट ले लेते हैं, I नॉट बाई रूट 2 IRMS, ये हो गया। यानी 1 बाई रूट 2 टाइम्स है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है उसका, 1 बाई रूट 2 होता है 0.707 I नॉट IRMS। अगर परसेंटेज में लेने जाए तो 700 से मल्टीप्लाई कर देना, 70.7% ऑफ I नॉट IRMS। ये जो पीक वैल्यू इसे कहते हैं, ये जो पीक होती है ना, ये पीक यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसे कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ I, राइट। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, हमने क्या करा, इस सर्किट में सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाई कैपिटल T से एक रोटेशन के लिए, और टोटल उसमें कितनी हीट एनर्जी पैदा की वो निकाली, बिकॉज हम जानते हैं जब भी रेजिस्टेंस में करंट पास होगी तो हीट निकलती है, टोटल हीट कितनी थी। अब सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए हमने कांस्टेंट करंट जिसका नाम था IRMS नाम की कांस्टेंट में पास की, उसने कितनी हीट पैदा की वो निकाली, और दोनों हीट को इक्वल कर दिया, तो ये IRMS की वैल्यू निकल गई। अब इसी को मैं प्रॉपर वे में लिखवा देता हूं आपको, कि अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है ताकि पूरे मार्क्स मिले। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखना, टू फाइंड RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू
ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लिस्ट फॉर 1 साइकिल, 1 साइकिल मतलब टी सेकेंड के जो कैरेक्टरिस्टिक यूज की गई है इसको मैं करने की वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट करंट इस डेरिवेशन के लिए बेस है, यूज किया है। गिवन क्या है, लेट a circuit is having ohmic resistance। ohmic resistance मतलब जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है उसको ohmic resistance भी कहते हैं। ohmic resistance R is applied is operated by an AC source। of frequency omega। figure and derivation। फिगर एक एसी सोर्स लगा दो बस। लेट AC current passes through the given circuit then heat produced in dt time is equal to dH I square R dt। total heat produced ये थी स्मॉल टाइम dt में इन t टाइम। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन dH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt। इंटीग्रेशन H लिमिट 0 से H1 कर दो, मतलब इस हीट को हम H1 नाम दे रहे हैं, हमारी मर्जी है, आगे काम आसान हो जाएगा। इज इक्वल टू I की जगह लिख दो I नॉट साइन ओमेगा टी R dt। I नॉट स्क्वायर और R को ले लो बाहर, कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ये फॉर्मूला आप यहां से लेके आए हो, कॉस 2
2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिजिक्स वाले या मैथ वाले जानते हैं, बायोलॉजी वाले भी शायद जानते होंगे, नहीं है तो याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया h1 इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 टू टी, सब में लिमिट 0 टू टी लगानी है क्योंकि पूरी 1 साइकिल के निकालने। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन 2 को बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। इसमें 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और इसका 0 लिख देता हूं। अच्छा ये 0, तो ये आएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 माइनस 0। ये आ गया h1, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। ठीक है, नाउ एक कांस्टेंट करंट क्या है, आई आर एम एस is passed through same circuit and for same time. Heat produced is H2। अब डायरेक्ट फॉर्म लगाएगा बिकॉज जब कांस्टेंट करंट होती है तो फॉर्म में डायरेक्ट रहेगा H2 इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी। ठीक है, आपने सबसे पहले इस सर्किट में जो एक्चुअल वाली करंट थी वो पास की 1 साइकिल और कितनी हीट पैदा की उसने, इतनी। अब मैं कांस्टेंट करंट पास कर रहा हूं, उस कांस्टेंट करंट का नाम है आई आर एम एस। उतने कितनी हीट पैदा की, यहाँ इतनी। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, कुछ नहीं करना था। फिर 1 इज इक्वल टू 2 कर दो, यानी H1 इज इक्वल टू H2। H1 है आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी से आर टी गया, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ का, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया। 1 बाई रूट 2 होता है 0.707, तो आई आर एम एस 0.707 है आई नॉट का। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई आर एम एस है 70.7% ऑफ आई नॉट। आई नॉट का 70.7% है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई आर एम एस। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं मैंने क्या किया है। मेरे को ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें ओमिक रेजिस्टेंस है। ओमिक रेजिस्टेंस जब भी करंट पास होगी, कैसी भी एसी हो या डीसी हो, हीट प्रोड्यूस होगी। तो मैंने ये कैलकुलेट किया जब मैंने इसको कैपिटल टी सेकंड के लिए फ्लो करवाया, क्योंकि कैपिटल टी कहां से आया, पावर हाउस में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक कॉइल रोटेट करती है, तो एक रोटेशन के टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड वाला टी। उस टाइम तक जितनी करंट इसने प्रोड्यूस करके इसमें फ्लो की, टोटल कितनी हीट पैदा हुई, इतनी। फिर मैंने इसी सर्किट में सेम टाइम के लिए कांस्टेंट करंट जिसका नाम था आई आर एम एस पास की, उसने कितनी हीट पैदा की, H2। जितनी इसने की उतनी उसने की थी, यानी ये करंट अगर ऐसा है तो ये करंट उसकी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। दोनों को इक्वल कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे ही ई आरएमएस भी निकाल सकते हो। ई आरएमएस निकालने के लिए आपको जहां जहां आई आ रहा है वहां बार ई अपॉन आर रखना है, आंसर आएगा। वैसे आप अपना कर सकते हो, बट मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। इसमें कुछ टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ।
कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड टू मेजर इट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है। गिवन सर्किट हैविंग कॉम्बिनेशंस आर एज सप्लाइड बाय एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये चलेगा। फिगर सेम चलेगी। डेरिवेशन, लेट एसी करंट पास थ्रू द, अब यहाँ पे करंट की जगह पोटेंशियल डिफरेंस, एसी वोल्टेज, यहां से लेट एसी सोर्स ऑफ ओमेगा फ्रीक्वेंसी इसको चलो मैं यहां लिख देता हूं, is applied across given circuit. Heat produced in small dt time, H1 dH1 या dH, और हीट का फॉर्म होता है v स्क्वायर बाई आर टी, तो यहां हो जाएगा E स्क्वायर बाई आर डी टी, इसलिए टोटल हीट produced इंटीग्रेशन कर दो dH E स्क्वायर बाई आर डी टी, 0 टू कैपिटल T, 0 टू H1, क्योंकि इस हीट को मुझे H1 नाम देना है। E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई, वैल्यू डाल दो, ये हो गया इंटीग्रेशन E नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर E का स्क्वायर अपॉन आर, आर भी कैपिटल है क्योंकि ये हमने कैपिटल लिया है, E स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी, 0 टू टी, H1 इज इक्वल टू E नॉट का स्क्वायर और आर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, E नॉट स्क्वायर बाई आर बाहर पहले से है ही, इसमें साइन स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो अगेन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, E नॉट स्क्वायर बाई 2r, अब ये इंटीग्रल 0 टू टी 1 का ले लो माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, E नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, और 1 का इंटीग्रेशन रहेगा t, और cos थीटा हो साइन थीटा हो उसका इंटीग्रेशन पूरी 1 साइकिल के लिए 0 होता है, ऑलरेडी पता है आपको 0, तो ये आ गया H1 is equal to E naught square upon 2r into t. Now a constant voltage
ERMS is applied across the same circuit and for same time. Total heat produced H2 इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ERMS अपॉन RT स्क्वायर RT, ये सेकेंड। H1 इज इक्वल टू H2 करना होता है आपको, कर दो H1 ये हो गया E0 स्क्वायर T अपॉन 2R इज इक्वल टू ERMS का स्क्वायर अपॉन, एक सेकेंड, फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई RT, E स्क्वायर बाई RT, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर RMS T अपॉन R। अब TR कैंसिल, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हो गए, तो E0 अपॉन √2 इज इक्वल टू ERMS। ये फॉर्मूला आ गया आपका, सेम फॉर्मूला। IRMS क्या था, I0 बाई √2, ERMS है E0 बाई √2। अब मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये एक सर्किट है, इसमें ओमिक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, इसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जो थी, वेरिएबल करंट, वो पास की, कितने टाइम तक, कैपिटल T सेकंड। कैपिटल T सेकंड कहां से है, जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में टरबाइन रोटेट हो रही है, उसमें एक रोटेशनल टाइम है कैपिटल T। तो उतने टाइम में जो करंट, जितनी करंट प्रोड्यूस हुई, उस करंट को इसमें से फ्लो करवाया, तो इसने टोटल कितनी हीट एनर्जी पैदा की वो निकालनी थी। तो ये करंट वेरिएबल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T नहीं लगा सकते, तो हमने स्मॉल टाइम dt में ये निकाली, स्मॉल टाइम dt के लिए फॉर्मूला लग जाता है, निकाली, फिर टोटल हीट निकाली इंटीग्रेट करके, और वैल्यू जो आई हमारी वो आई इतनी। अब सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए हमने कांस्टेंट EMF अप्लाई किया, इसका नाम था ERMS। उसने कितनी हीट पैदा की, इतनी, दोनों को इक्वल कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूं, इसलिए मैं जगह बना लेता हूं थोड़ी सी। तो ERMS जो आया है वो आया है 1/2 E0 बाई √2। E0 क्या होता है, जो पीक वैल्यू होती है, ये सबसे ऊपर, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ये दिस इज E0, ये माइनस E0। तो यहाँ पे जो भी लिखा हो वो रख दो, यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी। और 1/2 होता है 0.707 E0, परसेंटेज के लिए 70.7% ऑफ E0। अब आप देखोगे ये जो आपके घरों में करंट वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट है। जो भी, जहां भी पावर हाउस है, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां से भी आपके यहाँ से सप्लाई हो रही है, आपके यहाँ जितनी भी डिवाइस है वो सारे 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए डिजाइन किए गए। ये 220 कहां से आया, ये देखते हैं। क्या आपको पता है कि आपके पावर हाउस में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से आर्मेचर रोटेट हो रही है, और ये है बहुत ज्यादा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से टरबाइन यानी आर्मेचर रोटेट होती है, तो आपको पता है कि ERMS, E जो प्रोड्यूस होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको दिखाता हूं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 311 वोल्ट या -311। तो अगर एक्चुअल में जो आपके घरों में यूज हो रही है, उसका अगर RMS निकालोगे, तो ERMS क्या आएगा, E0 बाई E0 311, 1/2 होता है 0.707, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 220 वोल्ट, या 219 पॉइंट समथिंग आता है, तो वो 220 वोल्ट राउंड करेंगे। तो ये 220 यहां से आया है,
तो जो आपके घर में 220 वोल्ट है वो कांस्टेंट है, वो आरएमएस वैल्यू होती है इस वोल्टेज की। एक्चुअल वैल्यू क्या है 311, राइट। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं हर बार पूछता हूं कि 220 वोल्ट की एसी या 220 वोल्ट की डीसी दोनों में से कौन ज्यादा डेंजरस है। आंसर है 220 वोल्ट की एसी करंट ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि 220 वोल्ट तो इसकी आरएमएस वैल्यू है। अगर आपको बाय चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, बट 220 वोल्ट का एसी का शॉक लगा, तो एसी में 220 का मतलब मैक्सिमम 311 तक शॉक लगा, क्योंकि इसकी एवरेज है 220। तो आप 220 वोल्ट एसी का झटका खा गए, मतलब कम से कम 311 का झटका खा गए। दूसरा, एसी करंट की नेचर होती है अट्रैक्टिव और डीसी की होती है रिपल्सिव। तो अगर एसी करंट वाले कंडक्टर से आप चिपक जाओ तो चिपके रहोगे जब तक कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एसी 220 वोल्ट की एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो ये दोस्तों मैंने आपको आरएमएस वैल्यू, ईएमएफ और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करने सिखाए। इनके जो अमीटर और वोल्ट मीटर तैयार होते हैं उसे कहते हैं हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। जो अमीटर होगा टू मेजर एसी करंट, इसे कहते हैं हॉट वायर अमीटर। और जो वोल्ट मीटर होता है हॉट वायर वोल्ट मीटर। हॉट वायर से आप समझ गए हॉट क्यों आ रहा है, बिकॉज ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। ये पर साइकिल हीट को कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से रीडिंग देता है। अब ये क्वेश्चन होता है, एक तो आपके डीसी सर्किट को मेजर करने की डिवाइस है एसी को, तो डीसी का अमीटर और डीसी का वोल्ट मीटर, क्या ये डिवाइस जो डीसी को मेजर करने के लिए बनाए गए हैं, क्या ये एसी करंट को भी मेजर कर पाएंगे, एसी वोल्टेज को मेजर कर पाएंगे? नहीं, आंसर है नो, बिकॉज ये डिवाइस है फ्लो ऑफ चार्ज पे बेस्ड। तो फ्लो ऑफ चार्ज में पर साइकिल वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर इसमें से एसी और डीसी पास करेंगे तो इनका जो पॉइंटर है, जो इनकी सुई है, वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वहीं खड़ी रहेगी, यानी मेजर ही नहीं कर सकते। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये है अमीटर या वोल्ट मीटर की नीडल, जब तक इन्हें ऑर्डर में लगेगा ना कि आगे जाना है, इतने में इनर्शिया की वजह से जैसे आगे जाने को तैयार होगी पीछे का ऑर्डर आएगा, क्योंकि बहुत तेजी से चेंज होती है, तो ये कहीं डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी और इसलिए रीडिंग नहीं ले पाएंगे। बट एसी को मेजर करने के लिए, एसी करंट को मेजर करने की जो अमीटर है उन्हें कहते हैं हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। ये डीसी करंट को भी मेजर कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज को भी मेजर करते हैं, क्योंकि हीट तो डीसी करंट में भी निकलती है। तो हॉट वायर अमीटर वोल्ट मीटर दोनों में काम आ सकते हैं, लेकिन जो डीसी सोर्स के लिए डिजाइन है अमीटर वोल्ट मीटर, वो एसी करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आपने दोस्तों ये देखा, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है 220 वोल्ट कैसे आया आपके घर में, जो पावर हाउस में काम चल रहा है, डे नाइट 24 आवर्स इंजीनियर्स ऑपरेट करते हैं पावर हाउस में, ताकि आपकी फैक्ट्री, आपके घर 24 आवर्स इल्यूमिनेटेड रहे, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू काम होता रहे। और इसके लिए क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर को घुमाते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, उससे जो करंट पैदा होती है उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट होती है, उसकी जो पीक वैल्यू होती है 311 वोल्ट होती है। 311 का की आरएमएस वैल्यू 220 होती है। तो यहाँ पे हमने आरएमएस वैल्यू निकालने सीखी और देखा कि 220 वोल्ट एसी डीसी में कौन मोर डेंजरस है, और हॉट वायर मीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर क्या होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने यहां पे फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसी सर्किट और डीसी सर्किट के कुछ खास डिफरेंस बताऊंगा, उनके बेसिस पे आप एसी सर्किट की स्टडी प्रॉपरली कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का
टू स्टडी AC सर्किट्स। तो AC सर्किट क्या है, स्टडी कैसे करनी है, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।